हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग हिस्ट्री के सेशन में जो GS1 सेक्शन 1 का पार्ट है उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं द टॉपिक इज आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो आई होप आपने सिलेबस देखा होगा हिस्ट्री का, GS1 पेपर का। तो उसमें आइडियोलॉजीज को बहुत सिग्निफिकेंटली मेंशन कर दिया गया है कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज के आइडियोलॉजीज को बीपीएससी पूछने वाली है। बट इट हैज़ बीन सीन कि जो आइडियोलॉजीज हैं जो बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, उसके अलावा भी जो फेमस पर्सनालिटी हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड है, उनके ऊपर भी आइडियोलॉजीज पूछी गई है। तो इसीलिए जो अब अपने अपने टारगेट देखा होगा, द टारगेट वी हैव गिवन यू, तो इस बार जो आइडियोलॉजीज में इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दोज विच इज़ मेंशन इन द बीपीएससी सिलेबस, उसको हमने एक्सटेंड करते हुए PYQ में जो आइडियोलॉजीज पूछी गई हैं, साथ साथ जो प्रोबेबल आइडियोलॉजीज हैं जो बीपीएससी पूछ सकती है, हमने उनको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आज आइडियोलॉजीज की पहली क्लास है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द गांधीयन आइडियोलॉजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इससे रिलेटेड PYQ के एनालिसिस करेंगे। बिफोर गोइंग अहेड मैं बता देती हूँ कि जो भी इस बार की जो टारगेट आपको मिली है, तो उसमें आइडियोलॉजीज में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। सिलेबस जिनको पता है जस्ट रिकॉल, मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जस्ट रिकॉल कि किस किस पर्सनालिटीज की आइडियोलॉजीज हम पूछी गई है। जस्ट रिकॉल इट। 1 2 3 4 5, काउंट डाउन, स्टॉप। ठीक है, याद आ गए होंगे, बहुत सिंपल है। जिन्हें नहीं देखे हो तो ऐसे भी तुक्का ही मार रहे हैं। तो गांधीयन आइडियोलॉजीज पूछी, टैगोर, नेहरू, ये 3 पर्सनालिटीज की आइडियोलॉजीज एक्सप्लिसिटली मेंशन है। कहाँ पे बताओ? सिलेबस में। बट इसके अलावा वी हैव सीन इन द PYQ JP नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, we have also seen the Ram Manohar Lohia। ठीक है, सो राम मनोहर लोहिया नहीं पूछा हुआ, ये दोनों पूछा हुआ, बट राम मनोहर लोहिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर्स, तो इसलिए हमने 2 टॉपिक्स और एक्स्ट्रा किए हैं, राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर। राम मनोहर लोहिया एंड BR अम्बेडकर। इसके अलावा जो आपको खुद से करनी है, विच वी हैवंट इंक्लूडेड, कुछ तो मेहनत आप भी करो, श्री कृष्ण सिंह का भी पढ़ लेना। ठीक है, मैं हल्का सा ब्रीफिंग बता दूंगी जब हम लोग राम मनोहर लोहिया करेंगे, बट ये आपको खुद से करना है। ऑलराइट, तो ये इतने हमें आइडियोलॉजीज को कवर करनी है। तो आइडियोलॉजीज की नोट्स तो आपको बहुत कॉम्प्रहेंसिव मिलेगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लासेस इज टू गिव यू द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, तो इतने आइडियोलॉजीज को हम लोग करेंगे। सो बी रेडी विथ योर नोट्स, पेन, और ऐसे सो के लेट के, ठीक है, इत्मीनान से। टीवी सीरीज की तरह नहीं देखना है जिसमें हमें दिमाग नहीं लगाना होता है, इसको बहुत अटेंटिवली देखना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, साथ साथ जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसको लिखते जाना है। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, वरना फिर इस लेक्चर को देखने का कोई मतलब नहीं है। जब नोट्स पढ़ोगे तो फिर आधा चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 बार प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन की है, PT के लिए प्रिपरेशन की है, मेंस के लिए प्रिपरेशन की है, सो इट इज़ डेफिनेटली ईजी फॉर देम, बट दे नीड सम गाइडेंस, इसलिए उन्होंने इस बैच को ज्वाइन किया। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो अगर वो लेक्चर स्किप करेंगे, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए लेक्चर्स को बहुत अटेंटिवली देखना है, फॉर बोथ जो बिगनर भी हैं, थोड़ा वेटरन भी हैं जो। ऑलराइट, ऑब्वियसली आपने PT की तैयारी की है, मेंस की तैयारी पहले की है, बट कुछ तो कमी थी ना, तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सका, तो उस कमी को दूर करिए इस बार। ठीक है, जितना इम्प्रूव कर सकते हैं करिए, क्योंकि यू नो द कंपटीशन इज टफ, कंपटीशन इज टफ। आपके जो पीयर्स हैं दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, ये ध्यान में रखिए। बहुत लोग हैं जो UPSC की तैयारी करके दे हैव कम टू द BPSC, क्योंकि UPSC किसी कारणवश उनका नहीं निकला। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गांधीयन आइडियोलॉजीज।
द PYQs, इसका हम लोग पहले देख लेते हैं जस्ट टू गेट एन ब्रीफ आइडिया कि गांधी आइडियोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फिर उस हिसाब से जो मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, सब टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे आर दी सफिशिएंट फॉर कवरिंग द गांधी आइडियोलॉजी होलिस्टिकली। तो आपको भी एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ तो आपको ऐसे ही मिल जा रही है, लेक्चर्स में ही मिल जा रही है। यू डोंट हैव टू डू द एक्स्ट्रा हार्ड वर्क ऑन योर ओन। PYQ एनालिसिस में भी लेक्चर ही में करवा देती हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि जो हम लोग क्वेश्चन बेसिकली वीडियो लेक्चर्स में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे 56 और 59 वाला जो बीपीएससी था, वहाँ से मैंने 70th बीपीएससी तक का जॉट डाउन किया हुआ है। लाइक लास्ट 10 years 12 years इज द मैक्सिमम। पैटर्न को जानने के लिए, समझने के लिए, यू विल सी द रिपीटेड थीम्स, यू विल सी द रिपीटेड क्वेश्चंस, बिकॉज ये बीपीएससी है नॉट यूपीएससी। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, गांधीयन आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बीपीएससी ने पूछ रखे हैं। तो लेट्स गो थ्रू इट। 70th बीपीएससी में देयर इज नो क्वेश्चन ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज पे क्वेश्चन नहीं था, बट व्हेन यू गेट टू रीड द नेशनल मूवमेंट्स, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द महात्मा गांधी, तो यहाँ पे यू कैन ऐड द आइडियोलॉजीज का इम्पैक्ट जो हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सत्याग्रह जो आइडियोलॉजीज है, स्वराज जो आइडियोलॉजीज है, उनकी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो आइडियोलॉजीज है, जो सेल्फ गवर्नमेंट का उन्होंने ख्वाब देखा था, द ट्रस्टीशिप रोल उनका भी जो आइडियोलॉजीज है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट है, क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द महात्मा गांधी। तो इसमें देयर इज ए ideologies का impact. This will be the combinations of all the ideologies that we are going to read. You have to write in this one. इसको assess करना है, and you have to critically have to give the criticism as well, कि assess करना है, इसको evaluate करना है। evaluate करने के लिए you will look at the positive and you will also look at the negatives कि क्यों नहीं ये काम कर सकता in the diverse country like India। तो इसमें you have to like कंबाइन करना है इसमें। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन मिल गया इन द 70th बीपीएससी इटसेल्फ कि कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द महात्मा गांधी। 69 बीपीएससी में चलिए देखते हैं। सो बिहार एज ए लर्निंग, चंपारण का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, मॉडर्न एजुकेशन का नहीं पूछा। 68 बीपीएससी में चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिरसा मुंडा, इंडिगो रिवॉल्ट, पटना कलम पेंडिंग, केव्स, इमर्जेंस ऑफ द नेशनल इंडियन मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वेरियस स्कीम, टेक्निकल एजुकेशन, टेम्पल्स, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए टैगोर हम लोग देख नहीं रहे, बट दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजीज। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेस्टर्न एजुकेशन, इमर्जेंस ऑफ ए गांधी एज ए इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर्स। तो यहाँ पे बेसिकली मूवमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, उसी में कहीं ना कहीं आप कुछ कुछ आइडियोलॉजीज को ऐड कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द स्पेसिफिकली आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। ये मूवमेंट से रिलेटेड है, कैसे आफ्टर द कमिंग ऑफ गांधी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हाउ द मूवमेंट हैज ट्रांसेंडेड एंड हाउ इट टेक केयर द फॉर्म। तो यहाँ पे यू कैन ऐड द आइडियोलॉजी ऑफ द सत्याग्रह जो गांधी जी ने फॉलो किया था, द प्रिंसिपल्स ऑफ द नॉन वायलेंस, वो ऐड कर सकते हो, बट दिस इज नॉट कंप्लीटली लाइक द आइडियोलॉजी। चलिए और देख लेते हैं गांधी व्यू एंड द सत्याग्रह। चलिए 67 हमने देख लिया, वहां पे कुछ भी नहीं पूछा था, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का पूछा। बट यहाँ पे देखिए गांधीयन व्यू ऑन द सत्याग्रह, एक सत्याग्रह पूछ लिया, एक कंस्ट्रक्टिव वर्क पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, मैंने बोला ना कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी एडेड है, मैं वो भूल गई थी जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, सुभाष चंद्र बोस भी है उसमें। दिस वी हैव टेकन फ्रॉम द PYQ इटसेल्फ, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह फिर हम लोग देखते हैं 65th बीपीएससी में, अगेन लुकिंग एट द राम मनोहर लोहिया, JP प्रकाश राय, दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इन योर टारगेट इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे बैठे बैठे ख्वाब आया मुझे तो मैंने डाल दिया, आई हैव gone through the syllabus, I have gone through the PYQs obviously, तभी वो topics आपको target में मिले हैं। So before questioning anything, you can look at the PYQ, you can look at the syllabus on your own, ताकि आपको भी understanding मिले, आपको भी एक analysis मिले। ठीक है, हर चीज मतलब डिपेंडेंट रहा करो कि हाँ सब कुछ मुझे थाली में परोस के मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना है, थोड़ा क्या बहुत मेहनत आपको करना है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस। ठीक है, अब चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द नेशनल मूवमेंट, गांधी व्यू ऑन द कास्ट एंड, अब नेक्स्ट हमें मिल गया गांधी व्यू ऑन द कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है,
एक और मिल गया। 64 बीपीएससी में देखते हैं। नेहरू सेकुलरिज्म पूछ दिया इन्होंने, और है लाइक गांधीयन में नहीं है, इस 64 में नहीं है, 63 में देखिए गांधीयन, गांधी जी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स मिल गया हमें, ठीक है, इसमें नहीं है। फिर 60 to 62 बीपीएससी में हम लोग देख लेते हैं तो गांधी का क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल पॉलिसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, mistakes uncanny in the mass mind, mistake consists of the union of the original with the remarkable, uncanny, ठीक है। this is also like a not specifically related to the Gandhian ideology, but the role of the masses, the Gandhi considered the role of the masses is a significant factor in order to make the Indian freedom struggle a significant one. तो उस पे ये क्वेश्चन है, the role of the masses। 56 to 59 में आते हैं। अगेन वी आर लुकिंग एट दी गांधीयन आइडियोलॉजीज के क्वेश्चन पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं, एंड वी हैव सीन नथिंग। सो हमने कौन कौन से मिले बताइए, कौन कौन सा हमें, अगर हम गांधीयन आइडियोलॉजी का हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया, व्हाट आर द सब टॉपिक्स दैट हैज बीन आस्क्ड सो फार। सो पहला वी हैव सीन द कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो इसमें पूरा ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजी वाला ही क्वेश्चन है, इसमें यू हैव टू मेंशन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल साथ साथ आइडियोलॉजीज को मिक्स करते हुए। बट वी हैव सीन ऑन द क्वेश्चन ऑन सत्याग्रह, तो अगेन दिस इज आइडियोलॉजी क्वेश्चन। वी हैव सीन द व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है, वी हैव सीन द व्यू ऑन द कास्ट एंड रिलीजन। देन अगेन वी हैव सीन सोशल एंड कल्चरल थॉट्स। We have seen the question on the role of masses. इतना टॉपिक, 5 सब टॉपिक्स हमें ऐसा ही मिल गया। इतना भी कवर कर लोगे ना, यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द गांधीयन आइडियोलॉजीज की क्या उनके प्रिंसिपल थी, किस तरीके से वो सोसाइटी को सोचते थे कि किस टाइप की सोसाइटी रहे और क्या स्ट्रक्चर है, वहीं से यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। सो ऑब्वियसली आई हैव इंक्लूडेड ऑल दीज 5 टॉपिक्स। Constructive work is like the accumulation of all the ideologies, and बाकी तो this is the separate ideologies that I have included. Now coming back to the subtopics that we are going to discuss in this video is the intro, basic intro. I just wanted to include one more topic, what is the base of the Gandhian ideology. Obviously कोई भी जन्म से ऐसा सोच के नहीं आता है, the things they read, the things they feel कि ऐसा सोसाइटी में होना चाहिए, the things they experience, the things they heard, ये सारे comparatively it makes the ideology. आप किसी चीज के बारे में कैसे सोचते हो, it depends upon your education, it depends upon your surrounding, कि किस सराउंडिंग में आपका जन्म लाइक आप बड़े हुए हो, एंड साथ साथ it also depend upon your like जो आपने सोर्सेस पढ़े हैं, नोवेल्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़े हैं, इट बेसिकली ड्राफ्ट योर थिंकिंग पैटर्न, ठीक है। तो उसी तरह के सोर्सेज आई जस्ट वांट, देयर इज सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इन मीन कि गांधी जी इतने इंस्पायर्ड हैं, इतने आइडियोलॉजीज उन्होंने दी हैं, तो समथिंग देयर इज समथिंग फ्रॉम विच ही गॉट इंस्पायर्ड। तो इसलिए मैंने सोर्सेज को इसमें ऐड किया है। अगेन सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड स्वराज इज द सेम थिंग, ठीक है। ट्रस्टीशिप, इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज, रोल ऑफ द मॉसेस, कल्चरल आइडियोलॉजी जो ये है कल्चर एंड कास्ट एंड कल्चर, सोशल एंड कल्चरल थॉट्स, सर्वोदय, ठीक है। अब इसी में जो बेसिकली जो सोशल आइडियोलॉजीज आएगा उसी में हम लोग कास्ट एंड रिलीजन वाले आइडियोलॉजीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। So these are all the subtopic that we are going to cover in this video lecture. I hope the concept, I hope why we are reading this topic is clear. ठीक है, तो आपको मैंने प्रूफ भी दे दिया कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए टॉपिक, आप लोग लिखिए, साथ साथ मेरे साथ आप लिखते जाइए, क्योंकि मेरा लेक्चर ऐसा नहीं होता कि मैं बैठ के आपको लिखवाऊंगी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट माई लेक्चर टू एज इंक्लूसिव, और इतना मैं आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दूँ तोड़ तोड़ के, क्योंकि लिखवाने से आई थिंक इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको नोट्स पीडीएफ तो मिल ही रहा है ना। तो आई जस्ट वांट कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, जो भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ उसको बुलेट पॉइंट्स में एक नोट्स बना लीजिए, वही आपका क्लास नोट्स हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, देन यू विल बी एबल टू राइट,
अगेन आई एम सेइंग कि मेंस इज नॉट लाइक रोट लर्निंग कर लिया, वहां सेंटेंस बाय सेंटेंस रट के जो आया वो लिखोगे, नहीं. यू हैव टू नो द कंसेप्ट, यू हैव टू नो द मेजर बुलेट पॉइंट्स, उसी को फ्रेम करके यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट और उससे आपको आंसर को कंप्लीट करना. गांधीयन आइडियोलॉजीज. Obviously, Gandhian ideology, we are talking about the Mohandas Karamchand Gandhi, who is the father of our nation. Official तो नहीं है, but the role and the contribution of the Gandhi ji is much more significant that we have. That's why we have given the title to him, the father of our nation. ठीक है, 70 साल almost हो गए हैं उनके जाने के बाद. Still their ideologies, still his ideologies is something that we need in the world right now. ठीक है, द आइडियोलॉजी ऑफ ट्रुथ, द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस, द आइडियोलॉजी ऑफ ट्रस्टीशिप. सो दीज काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज हेल्प आवर फाउंडिंग फादर एज वेल. जो हमारे फाउंडिंग फादर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको भी इस आइडियोलॉजीज ने गाइड किया, और कहीं ना कहीं उनके आइडियोलॉजीज की एसेंस अभी भी आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जब हम सोशल वेलफेयरिज्म की बात करते हैं, ठीक है, एंड जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, इनकी आइडियोलॉजीज भी कॉन्स्टिट्यूशनल के अच्छे जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उनमें हमें दिखती है. ठीक है, and also the concept of non-violence, the concept of truth, the concept of the mutual respect, and the concept of the trusteeship also help India और basically guided India. because आपको पता होगा इंडिपेंडेंसी के बाद इंडिया ने अफ्रीकन नेशंस को बहुत हेल्प किया था टू मेक देम सॉवरेन. डीकोलोनाइजेशन हो रहा था. सो इंडिया वांट कि जैसे उन्होंने आज़ादी पाई है, दे ऑल्सो वांटेड टू हेल्प द अफ्रीकन नेशन टू गेट डीकोलोनाइज और बिकम सोवरेन. तो इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को जो उस टाइम के हमारे मिनिस्टर्स थे, तो उस टाइम के हमारे फिनांस मिनिस्टर लाइक नेहरू थे, उनको गाइड किया, एंड दे हैव कंक्लूडेड दी and provided the help to the African nation to become sovereign. So that's why the ideologies of the Gandhi ji, when the world is fighting, multiple polarity generate हो चुकी है, everyone is fighting with each other. The concept of the Gandhi ji and the ideology of the Gandhi ji is something that will guide the world to the global peace and understanding. ठीक है, so like how you can also start the intro. All right, so this is all about the Gandhian ideology, the intro of the Gandhian ideology. Second, obviously, Gandhian ideology is something जो गांधी जी ने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो गांधी जी ने अपने जो बुक्स उन्होंने पढ़े हैं, कुछ इंस्पिरेशन उन्होंने लिया है, उससे वो इंस्पायर्ड हुए और उनकी आइडियोलॉजी इस तरीके से फ्रेम हो गई. द सोर्सेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द गांधी जी थॉट्स. क्या सोर्स थे गांधी जी गांधीयन थॉट्स के, क्या सोर्स थे गांधीयन आइडियोलॉजीज के? तो सबसे पहले गांधी जी इज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द फिलॉसफी ऑफ द भगवद गीता. द प्रिंसिपल मोरालिटी का वर्क को कर्म ही धर्म है, वर्क को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे भी भरोसा करना. These are some kinds of the principle that गांधी जी gets inspired from the भगवद गीता. और आपको उसमें दिखेगा the concept of work in the economic philosophy, economic ideology of the गांधी जी, as well as the principle of morality. ये भी आपको दिखेंगे सत्याग्रह प्रिंसिपल में, as well as the political ideology of the गांधी जी. ठीक है, तो ये सोर्सेस, एक पहला सोर्स हमें मिल गया भगवत गीता का. ठीक है, मोरालिटी बेसिकली वही होता है, जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मोरालिटी बेसिकली वही होता है कि आप क्या सोचते हैं, आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं इज इट गुड और बैड,
आपके मन में बचपन से आपको कुछ सिखाया गया होगा, आपके कुछ संस्कार होंगे ऑब्वियसली, तो उस संस्कार, उस मोरल वैल्यू से जो आपको वैल्यू मिली है, आपका इथिकल वैल्यू क्या कहता है कि जो ये काम हो रहा है, कोई दूसरा ही कर रहा है, आप कर रहे हैं, वो सही है क्या गलत है, ठीक है, उसी को मोरालिटी बोलते हैं। ऑलराइट, जैसे मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, इवन इन द वर्स्ट कंडीशन, बहुत बुरी हालत में, स्टिल वो चोरी कर रहा है, ठीक है, फिर भी यू थिंक इट इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज अ बैड थिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन इटसेल्फ, ठीक है, भले आपको उस पर तरस आएगा, बट यू विल नेवर से कि ये सही बात है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स है उनका, वो जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन भी है। द एलिमेंट ऑफ नॉन वायलेंस is something that Gandhi ji get it from Jainism and the Buddhism. All right, ये non-violence is the fundamental principle of सत्याग्रह, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड उनका सोर्स है जॉन रस्किन की जो एक बुक है अनटू दी लास्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली इंडिविजुअल वेलफेयर के बारे में बात की गई है कि हाउ इंडिविजुअल वेलफेयर कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटल वेलफेयर। इसमें लेबर फोर्स के इंपॉर्टेंस की बात की गई है, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन गुड ऑफ ऑल। सोसाइटी का भला होगा तो ऑब्वियसली आपका भी भला होगा, बिकॉज सोसाइटी इज नॉट लाइक अ सिंगल पैरामीटर, ये इंडिविजुअल बेसिस पे डिफाइन नहीं होती। सोसाइटी में अगर सभी खुश हैं, सभी के पास इनकम है, तो ऑब्वियसली आपके पास भी इनकम है ना, बिकॉज यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, आप तो उससे अलग नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया द आइडिया ऑफ द इंडिविजुअल वेलफेयर, द आइडिया ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबर इन द सोसाइटी is something that Gandhiji got this idea and the ideology from the John Ruskin, the work Unto the Last. Fourth would be the Thorian. थोरियन से भी गांधी जी काफी इंस्पायर्ड थे। उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस का एक कंसेप्ट लिया था, सिविल डिसोबीडियंस का उन्होंने जो कंसेप्ट लिया था, दैट ही हैज अटेम्प्टेड इन द चंपारण सत्याग्रह, वो उन्होंने हेनरी थोरियन से लिया, और जब वो साउथ अफ्रीका में थे तभी से वहाँ से वो इस कंसेप्ट और इस आइडियोलॉजी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। फिफ्थ, उन्होंने, आपने इसको पढ़ा भी होगा फॉर योर प्रीलिम्स, टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की एक वर्क थी, द रेन ऑफ गॉड, द रेन ऑफ गॉड इज विथ इन यू, भगवान आप ही के अंदर निवास करते हैं, ठीक है। ये था द किंगडम ऑफ गॉड। The ideology that Gandhi ji get is the reign of God is within you and the work is the kingdom of God. जिसमें इसमें गांधी जी काफ़ी ज़्यादा बहुत इंस्पायर थे, इनसे उनको इंस्पिरेशन मिली द नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन प्रिंसिपल्स की, आइडियोलॉजीज की, और इस बुक के बाद ही वो इसके स्ट्रॉन्च सपोर्टर बन गए, स्ट्रॉन्च सपोर्टर बन गए। तो यहीं से फ्रॉम दीज सोर्सेज इटसेल्फ जो उनकी आइडियोलॉजीज फ्रेम हुई फाइनली, वो इन 3 फिलोसफिकल बेस पे आधारित थी। वो फिलोसफिकल बेस क्या क्या था? एक तो आपका गॉड, कि हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड डेफिनेटली गुड विल हैपन टू यू। उनका ये था कि हमेशा भगवान पे भरोसा रखिए, अगर आप कुछ अच्छा नेक कर रहे हैं तो उसका फल आपको फ्यूचर में जरूर मिलना ही मिलना है। तो दिस फिलोसफिकल बेस गाइड्स द सत्याग्राहीज
हु आर फाइटिंग विथ द टूल नॉन वायलेंस, तो उस सत्याग्रही को बेसिकली वो फेथ है गॉड पे कि ताकि ये कुछ भी बैड एक्टिविटीज करने में इनको रोका जा सके। ठीक है, ये भगवान के उनके ऊपर भरोसा है कि अगर वो किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं तो उसके लिए वो वायलेंस नहीं कर रहे हैं, दे आर लीडिंग इट विद द नॉन वायलेंस प्रिंसिपल्स। क्यों? क्योंकि उनको गॉड पे भरोसा है। सेकेंड, द बेस इज द सोल। ठीक है, हर एक इंसान के पास सोल होता है, हर एक इंसान के पास सोल होता है। तो कोई अगर व्यक्ति गलत काम कर रहा है, डोंट हेट दैट पर्सन। जो गलत काम कर रहा है उस गलत काम को हेट करो, पर्सन को हेट मत करो। तो हेट द सिन नॉट द सिनर, क्योंकि उसकी भी कोई मजबूरी होगी, उसकी भी वो उस तरीके से उसका भी फ्रेमवर्क वैसा बैठा होगा कि वो गलत काम करने को रेडी हो गया, लेकिन वो आदमी गलत नहीं है, वो काम गलत कर रहा है। तो काम को घृणा करो, आदमी को नहीं करो। ठीक है, तो ये उनका सेकंड फिलोसफिकल बेस हो गया। तीसरा जो भगवत गीता में हमने देखा कि वर्ग को वर्शिप मानो, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, और हर एक इंडिविजुअल का अपना एक चॉइस होता है काम करने का, और ये चॉइस उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको कौन से काम को करना है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारे फिलोसफिकल बेस को यूज करके गांधी जी ने अपने कुछ आइडियोलॉजीज दिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल सेटअप इंडिया का कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक सेटअप इंडिया का कैसा होना चाहिए, अगर हम किसी चीज़ की लड़ाई भी कर रहे हैं तो उसका बेसिकली कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, और जो डिवाइड है, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, उसको भी खत्म करने के लिए कौन सी आइडियोलॉजी को उन्होंने प्रमोट किया। तो ये सारे इस फिलोसफिकल बेस से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को बताया, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को अपने काम के थ्रू दिखाया कि व्हाट बेसिकली गांधी जी थिंक, और क्या उनकी फिलोसफी रही है जस्ट टू लीड द लाइफ एंड जस्ट टू गवर्न द गवर्नमेंट इन द इंडियन सोसाइटी बेसिकली। ठीक है, तो फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज के साथ साथ देयर इज समथिंग दैट गांधी जी बिलीव द मीन्स, मतलब आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली देयर आर मीन्स टू अचीव दिस। जैसे मान लो आपको करोड़पति बनना है, तो देयर आर टू थिंग्स। पहले तो पढ़ाई करो, एजुकेशन लो, अच्छे कॉलेज में जाओ, मेहनत करो, वहाँ हार्डवर्क करो, फिर आपको जॉब मिलेगी अच्छी, देन यू कैन बिकम अ करोड़पति। सेकेंड वुड बी लॉटरी कर खेलो, लॉटरी खेल सकते हो, चोरी कर सकते हो, यहाँ पे भी करोड़पति बनने का स्कोप है, यहाँ पे भी स्कोप है, बट द मीन्स आर डिफरेंट। यहाँ पे मीन अच्छा है, यहाँ पे जो आप मीन है, जो आपकी जर्नी है वही खराब है। तो गांधी जी के लिए the result is not enough, the result is not something Gandhi ji look for, the means is something that Gandhi ji prefer। ठीक है, तो गांधी जी हमेशा बोलते थे कि गुड मीन्स act as a clarifying, it cleanses your soul basically, it act as a clarifying force। ठीक है, और जो बैड मीन्स होते हैं it leads to division and deterioration, चाहे आपने गोल अचीव ही क्यों ना फास्टर पेस पे कर लिया है। ठीक है, और जो आपके जिंदगी के बेस्ट गोल्स होंगे वो एक्सेस किए जा सकते हैं ओनली थ्रू बेस्ट मीन्स और द गुड मीन्स। गुड मीन्स मतलब बेसिकली योर जर्नी, कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए कौन से रास्तों को आपने चूज किया। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए देयर आर टू थिंग्स, या तो शॉर्टकट वाला रास्ता रख लो जो कि गलत मीन है, या तो आप अच्छा वाला रास्ता रख लो जिसमें मेहनत बहुत है, बट एक बार उसको कर लोगे तो वो गोल तो अचीव भी हो जाएगा, बट उस जर्नी में जो आपने मेहनत की है अपने ऊपर,
अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने नॉलेज को रिफाइन करने के लिए, वो आपका जिंदगी भर साथ देने वाला है। ठीक है, तो मीन इज समथिंग द गांधी जी हैज emphasis on, and he always states कि more than a goal or result you have to focus on your mean, because the journey itself help you to refine your personality, it help you to in the development of your individual personality. ठीक है, so these are some of the philosophical base what is the concept of mean for the Gandhi ji which has framed his ideologies. तो हमने सेकेंड टॉपिक भी देख लिया. फर्स्ट वी हैव सीन द इंट्रो कि क्या आप इंट्रो लिख सकते हो. सेकेंड हमने सोर्सेज को भी पढ़ लिया, एंड ऑब्वियसली वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द फिलोसफिकल बेस एंड वी हैव रेड अबाउट द मीन, द प्रिंसिपल ऑफ मीन फॉर द गांधी जी इटसेल्फ. थर्ड वी आर कमिंग टू द आइडियोलॉजी लाइक द सत्याग्रह. सत्याग्रह हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट आइडियोलॉजीज लिखिए, द आइडियोलॉजीज, टॉपिक ही लिखिए, आइडियोलॉजीज ऑफ गांधी जी. इसमें फर्स्ट आइडियोलॉजी है आपका सत्याग्रह. हमने बहुत पढ़ा होगा प्रीलिम्स में, द चंपारण सत्याग्रह पढ़ा है ना, द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, द इंक्लूजन ऑफ सत्याग्रह द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. फिर वहां से जो फ्रीडम स्ट्रगल का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का रुख बदला, और दैट्स व्हाई इट मेड अस टू अचीव द इंडिपेंडेंस दैट वी हैव टुडे. पढ़ा है ना. तो व्हाट इज सत्याग्रह बेसिकली, इसको अगर संधि विच्छेद करें तो सत्य प्लस आग्रह, विच मीन्स फॉर द ट्रूथ. यू आर बेसिकली आग्रह कर रहे हो आप उसके लिए. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, in for demanding द ट्रूथ. ठीक है, नॉन वायलेंस की वजह से, नॉन वायलेंस का यूज करके यू आर डिमांडिंग द सत्य. यू आर डिमांडिंग जो सत्य छुपा हुआ है, जो सत्य छुपा रही है गवर्नमेंट, उसको आप डिमांड कर रहे हो. तो इसको आप बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हो. एक तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, सत्य के लिए आंकड़ा, और इसको आप लिख सकते हो कि इट इज बेसिकली टेक्निक था जिसमें जो इंडिविजुअल है वो रेजिस्ट करता है जितने भी ऑब्स्टेकल उस पे आए, मारपीट आए, वायलेंस आए, ठीक है, उसको रेजिस्ट करता है. बट उसमें वायलेंस का वो रिटेलिएशन में यूज नहीं करेगा. नॉन वायलेंस को यूज करते करते वो रेजिस्ट करेगा, सारे इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन को सहेगा, और अपने डिमांड को अचीव करने के लिए वो रेजिस्ट करता रहेगा. ठीक है, वो अपने डिमांड को अचीव करने के लिए रेजिस्ट करता रहेगा. तो दिस एक्सरसाइज इज समथिंग नोन एज द प्योरेस्ट सोल फोर्स. ये एक्सरसाइज आपके अंदर से आएगा कि जो आप डिमांड चाहते हो उसके लिए आप कितने हद तक जा सकते हो. कि आप पूरा वायलेंस लिए जा रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन लिए जा रहे हो, ऑपरेशंस लिए जा रहे हो, लेकिन अपने डिमांड को अचीव करने से हिल नहीं रहे, एंड सामने वाला थक रहा है, लेकिन यू आर स्टिल रिजिलियंट कि मैं अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन जो मेरा डिमांड है उसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं. यू डोंट, दिस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ विल पावर. ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज द टेक्निक ऑफ resisting adversaries, injustice, exploitation without using violence. Without using violence. This is the exercise of the purest soul force against all injustice, opposition and exploitation. इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, तो अगर हम लोग इसके फीचर्स पे बात करें कि व्हाट इज द फीचर ऑफ सत्याग्रह,
और व्हाट इज द फीचर ऑफ अ सत्याग्रही, जो ये सत्याग्रह आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इट शुड बी द नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट पहला तो यही होना चाहिए। सेकंड, सफरिंग को बियर करने की ताकत, सत्याग्रही मस्ट लर्न टू बियर द सफरिंग, सफरिंग को बियर करने की ताकत होनी चाहिए। एंड जो थर्ड, जो फिलोसफिकल बेस था हमारा, कि हर एक इंसान के अंदर सोल होता है, तो हमें जो वो जो गलत काम कर रहा है उसको हेट करना है, ना कि उस इंसान को हेट करना है। ठीक है, तो सत्याग्रह मस्ट नॉट हेट द अपोनेंट्स, मस्ट नॉट हेट अपोनेंट्स। और यहाँ पे वही वाला लिख सकते हो जो हमने कोटेशन डाला था, हेट द सिंस बट नॉट द सिनर्स। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ फीचर्स, द मेन फीचर्स ऑफ द सत्याग्रह, द आइडियोलॉजी ऑफ द सत्याग्रह। तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू अचीव दिस आइडियोलॉजी ऑफ दिस सत्याग्रह, इतना रेजिस्ट करना, इतना ऑब्स्टेकल, उधर से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, प्रताड़ना किया जा रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट लाइक बजिंग अराउंड, कि नहीं मेरा जो गोल है वो मुझे पाना है, चाहे आप मुझे कितना भी परेशान कर लो, एंड यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो बेसिकली in order to achieve the satyagraha principle, in order to inculcate the satyagraha ideology, there are the few techniques that Gandhi ji have used or basically invented itself. तो first one is the non cooperation. अब वायलेंस नहीं कर रहे, बट यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट, और यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द ऑपरेशर, जो ऑपरेशर आप पे ऑपरेशन कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद इट। तो देयर आर 3 फेसेस, कि पहले तो काम ही बंद कर दो, काम ही मत करो, बॉयकॉट कर दो, और प्रोटेस्ट करो, धरना दे दो बेसिकली। तो पहला टेक्निक हो गया नॉन कॉपरेशन। दूसरा हो गया हड़ताल। अब बहुत जगह हड़ताल देखते ही होगे, भूख हड़ताल है, सब हड़ताल है, लेकिन उसमें वॉयलेंस को यूज नहीं करना, नॉन वॉयलेंस रहना है, और ये वॉलेंटरी बेसिस पे होगा, इस पे हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आइए और आप लोग हड़ताल पे बैठिए। तीसरा वुड बी द हिजरत। ठीक है, तीसरा वुड बी द हिजरत, दैट इज द इमिग्रेशन, जिसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सरकार, या कोई ऑपरेशन क्रिएट कर रही है सरकार, और जिसपे कर रही है वो वॉलेंटरी डिसाइड करते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समेटे हुए, कि वो विल शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी जगह पे, वॉलेंटरी शिफ्टिंग टू दी अदर प्लेसेस टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। फोर्थ वुड बी द सिविल डिसोबीडियंस, फोर्थ बी द सिविल डिसोबीडियंस, सारे जो प्रैक्टिसेस है ऊपर वाले वो अगर काम ना करें, द फोर्थ विल बी द सिविल डिसोबीडियंस, जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करना, सारे लॉ को ब्रेक करना, ठीक है, उसको बोलेंगे सिविल डिसोबीडियंस। एंड द लास्ट ऑप्शन टू यूज इज द फास्टिंग, फास्ट अनटू डेथ, फास्टिंग करो, जो गांधी जी ने इवन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पे भी ये फास्टिंग की थी। ठीक है, फास्टिंग तब तक करे रहो जब तक सरकार आपकी बात ना माने। यू हैव ऑल्सो सीन द फास्टिंग, महाराष्ट्र में ही हुआ था, कोई एक पार्टी का लीडर था जो फास्टिंग कर रहा था जस्ट टू अचीव द इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन ग्रुप। ठीक है, पॉलिटिकल ही था वो, लेकिन वो फास्टिंग की थ्रू ही वो अचीव करना चाह रहे थे। ठीक है, बेसिकली कुछ कैटेगराइजेशन था कास्ट को लेके, उसके लिए वो ही वॉज डिमांडिंग समथिंग लाइक दैट, आप देख सकते हो उसमें, तो उसमें उन्होंने फास्टिंग मेथड को यूज किया था। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सत्याग्रह, कि गांधी जी ने सत्याग्रह आइडियोलॉजी क्या थी, एंड गांधी जी बेसिकली कौन कौन से टेक्निक्स हैं इसके, क्या क्या फीचर हैं सत्याग्रह के। ठीक है, इसमें एक आप चीज बहुत एक इम्पॉर्टेंट लिख सकते हो कि 2 बेसिस हैं, 2 वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ सत्याग्रह, और यू कैन से द पार्ट्स ऑफ सत्याग्रह इज द फर्स्ट सत्य एंड दूसरा लव। यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रुथ एंड यू आर फाइटिंग इट विद द लव।
ठीक है, जो इंडिविजुअल, जो सत्याग्रही सत्याग्रह कर रहा है वो सारे पेन्स को ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, एंड स्पिरिचुअलिटी लेवल पे सामने वाले जो ऑपरेशर है, जो सप्रेसर है, उससे कनेक्ट करेगा और ट्राई करेगा कि उसके जो बैड इन्फ्लुएंस है, उसका जो बैड पर्सनालिटी है, उसको गुड पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर दे। दिस इज द गोल ऑफ द सत्याग्रह। एंड जैसे ही वो कन्वर्जन हो जाएगा, वैसे ही जो सत्याग्रही का जो ट्रुथ के लिए डिमांड है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द सत्याग्रह। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। एंड आपको इसी तरह से लिखना है, एक एक पार्ट को तोड़ के लिखना है, तो इट गिव अ वेरी डिफरेंट आउटलुक टू योर आंसर, जो आपके बाकी पीयर्स हैं उनसे बहुत अलग आपको बना देगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सब टॉपिक बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड द सत्याग्रह। नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, आइडियोलॉजीज में सेकंड होगा आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में गांधी जी हमेशा चाहते थे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ही गवर्नमेंट आए, बट ही इज अपोज टू द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जब तक वो रहे तब तक उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन झेला, जब वो यहाँ पे भी आए तब भी एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने झेला, और जब डेमोक्रेसी की बात होने लगी, डोमिनियन गवर्नमेंट्स बना, डिफरेंट कितनी बार इलेक्शंस लड़ी एएनसी ने, फिर भी उनको वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। ही इज नॉट फीलिंग कि एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पूरे इंडिया को गवर्न करे एंड उसमें सिटीजन का वेलफेयर कैसे होगा। ठीक है, सो ही वाज इंक्लाइंड टू द फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट ही इज वेरी अपोज टू द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। तो गांधीयन डेमोक्रेसी मॉडल क्या था? गांधीयन डेमोक्रेटिक मॉडल था कि जिसमें बेसिकली सेल्फ रूल हो, लोग खुद का ही रूल करें, सेल्फ रिस्ट्रेंट हो, अगर खुद के रूल करें तो उन पे सेल्फ रेगुलेशन भी हो ताकि वो दूसरे के रूल को हनन ना कर दे। ठीक है, और बेसिकली एक राम राज्य रहे जिसमें जो पीपल्स हैं वो खुद को सेल्फ रूल करते हुए एक मोरल लाइफ जिए, जिसमें जो सिटीजन हैं उनको ये फील ही ना आए कि दे नीड अ गवर्नमेंट टू रेगुलेट देयर लाइफ। They need a government to regulate their life, and this type of democratic model of the Gandhiji is known as Swaraj. स्वयं का राज means the self rule. ठीक है, अगर this is like a utopian, this can't be possible. अगर सब लोग अपना ही बेस पे रूलिंग करने लगे तो एक दिन में ही पूरा इंडिया का तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ऊपर ही अपना ही रूल चलाने लगे तो सामने वाले रूल में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट लगेगा, देयर विल बी अ क्लैश, और जैसे ही क्लैश होगा इट विल बी अ कोलैप्स। ठीक है, सो गांधी जी ने जब ये सोचा कि स्वराज इज नॉट समथिंग विच कैन बी अचीव्ड, फिर भी वो इस पे अड़े हुए थे कि देयर शुड बी द सम काइंड ऑफ द सेल्फ रूल गवर्नमेंट। So he came with the concept of the decentralized democracy, कि जो सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी है यूनियन गवर्नमेंट पे, कि यूनियन में कुछ लोग हैं जिनका ज्यादा दबदबा रहेगा, ज्यादा गवर्निंग पावर रहेगा, उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए डिफरेंट लेवल्स पे, एंड हर डिफरेंट लेवल्स पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, इक्वल पावर रहे। ठीक है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, इक्वल पावर रहे। तो ही फेवर्स ग्राम स्वराज because he know the essence or the soul of India lies in the villages itself. तो वो चाहते थे विलेजेस लेवल पे गवर्नमेंट बने, विलेजेस लेवल पे गवर्नमेंट बने, और वहां से इट शुड रूल द रेगुलेशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल।
regulation of the lives of the people. He just want the maximum participation of local peoples in the government. तभी इन्हीं के स्वराज के कंसेप्ट पे वी हैव लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे लोकल जो पीपल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स हैं, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में खड़े होंगे और वहाँ से ही दे वांट टू प्रमोट द सेल्फ रूल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस स्वराज को अचीव करने से पहले, मतलब ये आइडियोलॉजी देने से पहले, गांधी जी इसको बहुत पहले से ही प्रमोट करते आए हैं। आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, हिंद स्वराज उन्होंने बुक लिखी थी 1909 में, जिसमें उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज किया था। ही क्रिटिसाइज इट कि ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, तो रियल मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू पे कोई बात नहीं करता, इट इज ऑल अबाउट मटेरियलिज्म और बहुत मैकेनिक है। ठीक है, ही वांट अ इंडिविजुअल लेवल स्वराज, सेल्फ रूल, जिसमें खुद ही सेल्फ असेसमेंट करे सिटीजन अपना, खुद असेसमेंट करने के बाद सेल्फ प्यूरिफिकेशन का स्टेप्स ले, खुद को सेल्फ रिलायंस बनाए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए, एंड फाइनली सेल्फ रिलायंस होने के बाद स्वदेशी, जब मेक इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है, स्वदेशी को बढ़ावा दे, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे। ठीक है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे। तो इंडिविजुअल लेवल स्वराज का वो डिमांड करते थे, तो जिसमें उनका ये कंसेप्ट था कि स्वराज जो है सिर्फ वो एक पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, इसके साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम भी ये कंबाइन करता है। ठीक है, तो ना सिर्फ ये इंडिया को इंडिपेंडेंस देगा, बट ऑल्सो इट विल ट्रांसफॉर्म इंडिया इन अ रियल सेंस। ये उनका कंसेप्ट था, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दैट ही वांट्स फॉर द इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्वराज दैट ही वांटेड। ग्रास रूट लेवल से डेमोक्रेसी चाहते थे, सेल्फ रूल चाहते थे, जिससे सेल्फ रूल से इंडिविजुअल बेसिस पे सेल्फ असेसमेंट हो, सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो, सेल्फ रिलायंस हो, एंड स्वदेशी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन। अगर लोग चाहते हैं कि उनके लिए कोई गवर्नमेंट एक चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए, तभी गवर्नमेंट बननी चाहिए, एंड वो जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो ग्रास रूट लेवल से बननी चाहिए। ज़्यादा पावर ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट्स में, जिस वजह से वो स्वराज का रूप ले लेगा, एक राम राज्य का रूप ले लेगा। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ स्वराज, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द गांधी जी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, द स्वराज पार्ट। ठीक है, कमिंग टू द सोशल आइडियोलॉजी, तो वन ऑफ द सोशल आइडियोलॉजी ऑफ द गांधी जी इज द ट्रस्टीशिप। द सोशल आइडियोलॉजी ऑफ द गांधी जी इज द ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप एक सोशल आइडियोलॉजी है, जैसे हमने क्वेश्चन भी देखा था, सोशल आइडियोलॉजी पे था क्वेश्चन। तो ट्रस्टीशिप इज वन ऑफ द सोशल आइडियोलॉजीज, जिसमें वो चाहते थे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो। You have seen in the DPSP itself, it imposes a duty on the state in order to ensure the wealth contribution and the wealth distribution basically. तो wealth distribution पे इन्होंने बात की थी, जिनके पास assets है वो कैसे अपने assets को ऐसे distribute करे कि it will help the upliftment of the weaker section of the society। ठीक है, तो नेक्स्ट आप आइडियोलॉजी इसमें लिखो, द ट्रस्टीशिप। कितने आइडियोलॉजीज हमने देख ली, एक सत्याग्रह देख लिया हमने, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देख लिया। थर्ड यू विल राइट द ट्रस्टीशिप। ठीक है, ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप का आइडियोलॉजी बेसिकली कि मार्क्सिस्ट जो थे, अब जब गांधी आइडियोलॉजी पढ़ोगे तो जो मार्क्सिस्ट का भी आइडियोलॉजीज था
वो थोड़ा बहुत गांधीन आइडियोलॉजी से मिलता था, वो भी यूटोपियन था, वो भी अचीव नहीं हो सकता है। इट इज़ ऑल इन द इल्यूजन कि ऐसा कोई गवर्नमेंट अचीव हो सकता है। बट मार्क्सिस्ट का आइडियोलॉजीज ये था कि कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, द प्रॉपर्टी इज ऑफ द स्टेट्स, वो स्टेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको सिटीजन अपने यूज के लिए उसका उपभोग कर सकते हैं। वैसे अगर पर्सनल लाइक यू आर बाइंग अ लैंड, तो आप अपने नाम पे रजिस्टर नहीं कर सकते, वो लैंड जो है वो स्टेट का ही है, बट यू कैन यूज इट ऑन योर, आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उसका यूज कर सकते हो, बट दिस विल बी द स्टेट्स लैंड। बट अभी क्या है, इन डेमोक्रेसी इटसेल्फ यू हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी खरीद बिक्री कर सकते हो, यू हैव योर पर्सनल एसेट्स। तो जो मेजर डिफरेंस था मार्क्सिस्ट और गांधीयन आइडियोलॉजी में ये था कि मार्क्सिस्ट चाहता था कि अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी नाम का कंसेप्ट ही ना हो सोसाइटी में, बट गांधी जी उसको नहीं करते थे। गांधी जी डजंट अपोजेस द doesn't opposes the personal property concept, पर्सनल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो गांधी जी ने पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट हो, बट उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप भी उन्होंने propound किया। तो गांधी जी हैज propounded the theory of trusteeship. Theory of trusteeship. In the society itself, you can see the multiple level of inequality. तो मेजर इनइक्वालिटी, जो फंडामेंटल इनइक्वालिटी होता है वो इनकम का होता है, वेल्थ का होता है। ये इनइक्वालिटी होता है तभी जाके सारे सोशल, कल्चरल में भी इनइक्वालिटीज आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, जो रिच पर्सन है वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ेंगे, जो गरीब है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे, जो रिच है वो अच्छे अच्छे हेल्थ का फैसिलिटी लेने वो जाएंगे अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन जो गरीब है उनके पास ऑप्शन नहीं, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ये में जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। तो इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी होती है, इट विल लेड टू दी सोशल एंड द कल्चरल इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, तो गांधी जी हैव रियलाइज कि कंप्लीट इक्वालिटी को अचीव करना इज नॉट पॉसिबल, कंप्लीट इक्वालिटी को अचीव करना नॉट पॉसिबल, बट गांधी जी जस्ट वांट कि जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, उनको एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी सप्लाई की जाए। रोटी कपड़ा मकान वाला कंसेप्ट, बेसिक नेसेसिटीज को सप्लाई किया जाए। गांधी जी भली भांति अवेयर थे द जमींदार्स, द कैपिटलिस्ट, कंपनीज वाले, दे हैव द ह्यूज एसेट्स। तो गांधी जी थ्रू द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप basically pleading to these jamindars and the capitalists and inculcating the ideology ki the upliftment of the weaker section is the moral responsibility of the rich section of the society. weaker section का upliftment ये moral responsibility है किनका? द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये आइडियोलॉजी, ये चीज जो गवर्न होती है वो इस थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप से गवर्न होती है, द आइडियोलॉजी ऑफ द ट्रस्टीशिप इटसेल्फ। ठीक है, तो उन्होंने एक बेसिकली मेथड रिकमेंड किया कि जो भी कैपिटलिस्ट हैं या जो भी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जमींदार हैं, वो वेलफेयर मेजर्स के नाम पे कुछ पैसा एक जगह इकट्ठा करे, उसको डोनेट करे, उसको इकट्ठा करे, एंड जो कि सोसाइटी ही और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन। तो ये उन्होंने मेथड बताया। तो इसका आप सबसे एक कॉमन एग्जांपल देखोगे, CSR, the example which is currently going on in the corporate, that is the corporate social responsibility। जो भी कॉर्पोरेट जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिनकी रेवेन्यू अच्छी है,
दे हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कंपनी अपनी कमिटमेंट दिखाती है सोशली, इन्वायरमेंटली, बिजनेसेस को, और जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए. फॉर एग्जांपल यू नो कि बहुत सारे कंपनीज डोनेट करती हैं टू दी चाइल्ड एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल में, एनजीओज में, तो वो अपने सोशल वेलफेयर कमिटमेंट्स को एड्रेस करती हैं थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज डिराइव फ्रॉम द थ्योरी ऑफ द ट्रस्टीशिप ऑफ द गांधी जी. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके मेन फीचर्स क्या हो गए? ensure proportionate distribution of wealth or the basic supplies. कैपिटलिज्म को लिबरलिज्म में कन्वर्ट करने का एक मीन है. ठीक है, जहां पे कैपिटलिस्ट को एक मेथड दिया जा रहा है जिससे वो जो सोसाइटी में इक्वालिटी है उसको अचीव कर सके. ठीक है, इट इम्पोजेज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, इट ऑल्सो इंश्योर एक सोसाइटी में मिनिमम और मैक्सिमम इनकम कितना होना चाहिए इंडिविजुअल बेसिस पे. ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए. जो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप जो गांधी जी का था वो पर्सनल प्रॉपर्टी पे अपोज नहीं करते थे, बट वो डेफिनेटली अपोज करते थे प्रॉपर्टी के एक्यूमुलेशन पे. प्रॉपर्टी का एक जगह एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए विच लेड टू दी ह्यूज इनइक्वालिटी when we consider the wealth aspect or when we consider the asset aspects of the society. ठीक है, तो these are the few features of the trusteeship जो गांधी जी पॉपुलराइज करते थे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो द trusteeship basically deals with the moral responsibility of the rich section of the society to uplift the condition, to uplift the weaker section of the society to its better place, at least provide them the basic necessity which is required for leading the livelihood according to the societal standard. ठीक है, clear है concept. So we have also completed the ideology of the trusteeship. ठीक है, now the 4 टॉपिक्स और बच के आइडियोलॉजीज के. आई थिंक द क्लास बहुत लंबा हो गया है, तो आई एम कीपिंग दिस फॉर दिस सेशन 2 ऑफ द गांधीयन आइडियोलॉजी. पार्ट 2 में आपको ये मिलेगा. वी विल कवर द इकोनॉमिक पॉलिसी आइडियोलॉजी, बेसिकली द रोल ऑफ द मासेस, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने पीवाईक्यू देखा. द कल्चरल आइडियोलॉजीज एंड द सर्वोदय आइडियोलॉजी ऑफ द गांधी जी. ठीक है, फिर हमारा गांधीयन आइडियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा. आई होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर. ठीक है, हमें कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है. वी आर जस्ट हेयर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. वी आर जस्ट हेयर टू अंडरस्टैंड कि हाँ, गांधी की आइडियोलॉजी अगर ऐसी फ्रेम हुई तो क्यों हुई, अगर फ्रेम भी हुई तो क्या फीचर है इसका, एंड कैसे अभी के इम्पैक्ट में, अभी के करंट लाइफ में, अभी के करंट सेटअप में गांधी आइडियोलॉजीज का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी लिंक करते हुए चल रहे हैं हम लोग. ठीक है, इसके बाद यू नो द ड्रिल. आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स पीडीएफ. इसको भी पढ़ो साथ साथ, और जो आइडियोलॉजीज हमने डिस्कस किया उतना भी नोट से कवर करो एंड दे मेक अ 1 पेजर नोट्स. मैं जल्दी सेशन लाऊंगी 1 पेजर नोट्स पे, डोंट वरी. या मे बी आप ये वीडियो जब देख रहे हो उससे पहले भी आपको 1 पेजर नोट्स का सेशन मिल गया हो. ठीक है, 1 पेजर नोट्स पे सेशन लाना है. एज वेल एज जो मेंस में जो क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स जो हैं, उस पर भी मैं एक सेशन ले आऊंगी कि हर एक डायरेक्टिव वर्ड्स पर क्रिटिकली एग्जामिंग, एनालाइज, एसेस, इवैल्यूएट, डिस्कस, ये सारे व्हाट इज, तो ये सारे डायरेक्टिव वर्ड्स पे आई विल टेक अ सेशन कि आई विल लेट यू नो कि अगर ऐसा दिया है तो व्हाट वुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर आंसर. ठीक है, सो आई एम कीपिंग दिस फॉर दिस लेक्चर. यहाँ तक हम लोग करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में ये वाले हम लोग कवर कर लेंगे एंड होपफुली वी विल स्टार्ट द अनदर टॉपिक लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर ले लेंगे या नेहरू ले लेंगे. ठीक है, सो आई एम कीपिंग दिस
यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं फॉर द गांधीयन आइडियोलॉजी, वहां पे हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। डोंट वरी, अभी तक बताओ आप लोग का 2 वीक हुआ है एंड वी हैव कवर्ड लाइक 28 टॉपिक्स। खुद से करते ना, इट विल बी लाइक वेरी हेक्टिक फॉर यू। बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत उसके लिए एफर्ट चाहिए होता है, सेग्रीगेट करना, टॉपिक सेग्रीगेट करना, फिर उसके लिए पढ़ना। यहाँ पे आपका टारगेट फॉर्मुलेटेड है, आपका शेड्यूल ही पूरा वीक के लिए फिक्स रहता है एंड उसका टेस्ट भी प्लान रहता है। आई डोंट थिंक कि बहुत लोग करते भी, ऑब्वियसली मैंने खुद भी किया है, बहुत लोग सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करते भी हैं, बट ऐसा प्लान मिल जाना इट्स लाइक अ गेम चेंजर अगर कोई अच्छे से इसको फॉलो कर लेगा तो। दिक्कत अभी यही है कि इतने बच्चे आए हुए हैं, सर ने पोस्ट भी डाले थे कि 500-600 बच्चे हैं लक्ष्य संजीवनी वो दोनों को मिला के, लेकिन पेपर कितने लिख रहे हैं, 100-150 बच्चे ही लिख रहे हैं पेपर, ऑफलाइन को कंबाइन कर देंगे हम तो। वही ना, जो बच्चे फॉलो करते हैं फिर वही आगे जाते हैं। ठीक है, तो आप ही खुद देख रहे हो कि इतना भीड़ है उसमें, लाइक 10% या 20% बच्चे नहीं लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो लिख रहे हैं यू आर अहेड ऑफ ऑल ऑफ देम जो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली द मेन गेम और द मेन गेम शुड बी प्लेड बाय यू इटसेल्फ। हम लोग गाइडेंस दे देंगे, मैं लेक्चर ले लूंगी, आपको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट्स बता दूंगी, डायरेक्टिव वर्ड्स बता दूंगी, डिस्कशन हो जाएगा टेस्ट का, मॉडल आंसर मिल जाएगा, बट आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं अच्छा लिख पाओगे, दिस इज ऑब्वियस। जो लोग मान लो ये कोर्स नहीं ज्वाइन करते, खुद से ही बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली ही और शी विल गेट बेटर रैंक देन यू, बेटर मार्क्स देन यू। ठीक है, तो हेयर द कोर्स जो हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, दिस इज ओनली जस्ट टू गाइड यू। आपको कंटेंट हम दे रहे हैं, आपको कुछ भी मेहनत नहीं अलग से करना है, जस्ट टू मेक द कंटेंट। उसके बाद का आपका मेहनत चालू होता है कि आपको उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग करने के लिए भी यू डोंट हैव टू टेक एक्स्ट्रा बर्डन, वो भी आपका फिक्स है कि संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं एंड प्लीज अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, पहले वाला भूलना नहीं है, उसको रिवाइज करते रहना है। 1 पेज नोट्स आई एम टेलिंग यू टू मेक दिस ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस, तो उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।